हेलो मेरे छात्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं अध्याय 2 का जो अम्ल क्षारक एवं लवण दूसरा चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छा नोट्स आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ, जिसमें आप लोग पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो आप लोगों को इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को समझाता हूं। तो मेरा सबसे पहला है अम्ल। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अम्ल। तो अम्ल जो है इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लिटमस पत्र एक पौधा से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला एक सूचक है जो कि बताता है कि यह अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो ये एक तरह का सूचक है। आगे हम लोग सूचक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नीला कलर का लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका एक मैं ट्रिक बता देता हूं। हमारा ट्रिक है अनील। अनिल अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अनिल आप लोग याद रखिएगा। अनिल से आप लोगों का ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और क्षारक में पूछेगा तो क्षारक क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उल्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद अम्ल में क्या होता है? इसका जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं। H हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आयन होते हैं इसके जलीय विलयन में। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। इसका पीएच पारस 0 से 7 के बीच होता है। तो आगे हम लोग पीएच स्केल में पढ़ेंगे कि पारस क्या होता है, किस प्रकार से पीएच वैल्यू काम करता है। तो वहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो जो है वो 0 से 7 के बीच होता है अम्ल का। 7 होता है उदासीन का और 7 से 14 का बीच होता है वो क्षारक का होता है। इसमें मैंने कुछ उदाहरण लिया हूं। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद एक और उदाहरण है C6H6O7, इसको सिट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलिए मैं बताता हूं। तो देखिए मैंने एक नोट में लिखा हूं कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं। तो अम्ल जितने भी सारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे ही होंगे, तभी तो वो H+ आयन वाला होता है। तो चलिए मैं आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। तो इसमें इसको आप पूरा तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको पूरा रट लीजिएगा। इससे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये 7 दिया हुआ है। इस 7 में से कम 1 2 3 हर वर्ष पूछता ही पूछता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको पूरा अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देख लेते हैं। पहला हमारा है इमली। तो इमली भी हमारा खट्टा स्वाद में होता है, इसलिए यह इसमें अम्ल होता है। तो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। बिच्छू का डंक और नेटल का डंक फॉर्मिक अम्ल होता है। इसको फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा चौथा है दूध दही। दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। और हम लोग पिछला क्लास में पढ़े भी हैं कि दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जो जीवित अवस्था में दूध दही में होता है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध दही में। नींबू, नींबू सिट्रिक अम्ल। टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल। और चींटी में, जब चींटी हम लोग को काटता है तो हम लोग को खुजली और थोड़ा दर्द होता है, सूजन टाइप से हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। चलिए मैं आगे बताता हूं सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में, कोई भी विलयन हम लोगों को दिया गया है उसमें अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति सूचक के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि यह विलयन अम्ल है या यह विलयन क्षार है, उसे सूचक कहा जाता है। इसका रंग अम्ल एवं क्षार के अनुसार बदल जाता है।
तो सूचक क्या होता है, वो अम्ल और क्षार के अनुसार अपने रंग को बदल देता है। तो मैंने पहले ही बताया लिटमस पत्र के बारे में। तो लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाला जाता है तो नीला लिटमस पत्र क्या होता है, लाल हो जाता है। लाल लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसी प्रकार से क्षारक क्षारक लिटमस पत्र को जब डाला जाता है क्षारक में, तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और नीला अगर उसमें डालेंगे तो नीला पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से। तो चलिए मैंने बताया हुआ हूं कि कितने प्रकार के सूचक होते हैं। तो लिटमस पत्र और हल्दी का चूर्ण, ये दोनों हमारा प्राकृतिक सूचक हैं। तो ये दोनों हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक, ये हमारा प्राकृतिक सूचक हो गया। अब एक संश्लेषित सूचक भी होता है। तो संश्लेषित सूचक जिसको बोलते हैं सिंथेटिक सूचक, इसको हम लोग अपने से लैब में तैयार करते हैं। तो वो होता है मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फथेलिन। ये दो सूचक हैं जिसको संश्लेषित सूचक के नाम से जानते हैं। और इसका भी प्रयोग अम्ल और क्षार का पहचान करने में किया जाता है। और एक अंतिम है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में गंध के द्वारा भी पता किया जाता है कि यह अम्ल है या क्षार है। अब मैं आगे बताता हूं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्म के बारे में। रासायनिक गुण धर्म कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षारक जब धातु या अधातु या धातु के ऑक्साइड किसके साथ में क्या अभिक्रिया करेगा और क्या क्या बनाएगा। तो चलिए मैं इसको भी पढ़ लेता हूं। तो इसमें चार चीजें दिया हुआ है। एक है कि अम्ल एवं क्षारक अपने दोनों में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। अम्ल और क्षारक धातु के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। और तीसरा नंबर में है कि अम्ल जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा। और क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला मेरा क्या है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल को जब हम धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोगों को लवण प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होगा। क्योंकि अम्ल में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अम्ल में हमारा H प्लस आयन होता है, तो वो क्या होता है, H प्लस आयन वहां से हट जाता है। इस प्रकार से लवण एवं हाइड्रोजन प्राप्त होता है। एक क्षार वाला भी उदाहरण ले लेते हैं। तो क्षार हमारा है NaOH। इसमें क्या है, OH है। तो OH का मतलब क्या होता है, क्षार। तो NaOH हमारा क्षार है। जब धातु के अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा फल स्वरूप में क्या प्राप्त होगा, Na2ZNO2 प्लस H2। तो ये भी हमारा लवण होता है। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण हाइड्रोजन बनाता है और क्षार भी धातु के साथ में अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बनाता है। उसके बाद लवण किसको कहते हैं, लवण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लवण, धातु जब अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है, तो कोई भी अम्ल और धातु अभिक्रिया करती है तो धातु जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को, तो धातु जो है वो अम्ल होता है, अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन होता है। तो H प्लस आयन को क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करता है, गैस के रूप में विस्थापित कर देता है। और मैंने पहले चैप्टर में बताया कि विस्थापित करने का मतलब हो गया उसको हटा देता है, उसका मूल रूप से हटा देता है। तो अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित कर दिया और क्या बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है जिसको हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं लवण का निर्माण किया है और हाइड्रोजन अलग होकर के हमारा गैस के रूप में उड़ गया। ठीक है, अब अगला है मेरा दूसरा अभिक्रिया। हमारा दूसरा अभिक्रिया क्या है, धातु कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। मतलब कहने का है कि धातु जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब मेरा तीसरा है अम्ल क्षारक का परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक जब दोनों एक साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। तो अम्ल क्षार भी दोनों एक साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल बनाएगा। और अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा और हर वर्ष पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अम्ल और क्षार जब परस्पर एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए इसको आप लोग समझा देते हैं। अम्ल पहले से हमारा किसी तरह से हमारे शरीर में या हमारा पेट में ज्यादा हो गया भोजन करने के कारण, तो हमारा पहले से क्या है, अम्ल अधिक है। अब उसमें हम क्षार मिला देते हैं, प्लस क्षार कर देते हैं। तो अम्ल और क्षार को जब मिला देंगे तो क्षार क्या करेगा, अम्ल का प्रवृत्ति को कम कर देगा, इसका प्रभाव को कम कर देगा। और अगर कहीं पहले से क्षार ज्यादा है और उसमें अम्ल मिला देंगे तो क्षार का प्रवृत्ति को कम कर देगा। और इसी को क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, मैंने नोट में बताया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है, जब भी हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट में अम्लता हो जाता है। अम्लता का मतलब हो गया कि हमारा पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, उस बीमारी को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति वाला बेकिंग सोडा का विलयन दिया जाता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह से बेकिंग सोडा का विलयन पिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडा का विलयन में मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, ORS घोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा का घोल है। एक और होता है इनो। इनो भी आप लोग जरूर से जरूर पिए होंगे। तो इनो क्या है, ये भी ये बेकिंग सोडा का विलयन है। तो ये सारे चीजें हम जब पीते हैं तो हमारा क्या होता है कि क्षारकीय प्रवृत्ति होने के कारण अम्ल की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अब मेरा अगला अभिक्रिया क्या है, तो अब मेरा अगला अभिक्रिया है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया। ठीक है, जब अम्लों के साथ में धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, तो अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड जो कि क्षारकीय गुण का होता है। क्यों धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय गुण का होता है, इसलिए कि जब भी कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के गुण भी आ जाते हैं। क्योंकि धातु जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। पहले ही चैप्टर में आप लोगों को मैं बता दिया हूं। आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन में, कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है और ये भी जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल का निर्माण करता है। और मेरा क्षारक छूट गया था, इसलिए क्षारक को भी मैं बता देता हूं। क्षारक यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में क्या होता है स्टूडेंट, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करता है, उल्टा उल्टा कर देता है, मतलब कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और इसका जलीय विलयन में OH आयन होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। और इसका pH मान 7 से ज्यादा और 14 के बीच में होता है। 7 से 14 के पारस के बीच में होता है। आज हम लोग पढ़ें कि अम्ल, क्षारक और लवण किसको कहते हैं, और अम्ल, क्षारक और लवण के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानने हैं। तो चलिए मैं आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट, मेरा अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की विलयन की प्रबलता। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड आता है pH स्केल। pH स्केल किसको कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहा जाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने अधिक मात्रा में हैं उसका सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया जिसको pH स्केल कहते हैं। और जिसमें हमारा P दिया हुआ है, P का मतलब होता है पोटेंज। और पोटेंज एक क्या है, जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हिंदी में शक्ति कहते हैं। ये शक्ति ही हमारा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पे H लिखा हुआ है और H का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन।
तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इतना लंबा हमको लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिखने से अच्छा है कि हम लोग क्या लिख देते हैं, पीएच। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमारा पीएच का मतलब होता है। चलिए मैं आगे बताता हूं। H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, मतलब कि किसी विलियन में H हाइड्रोजन जितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होगी वह उतना ही ज्यादा जीरो के करीब होगी। तो जीरो के करीब के मतलब क्या होता है, चलिए मैं एक चार्ट बनाया हूं, तो इस फोटो में आप लोगों को दिखाया हूं कि किस प्रकार से हमारा काम करता है पीएच स्केल। और उसके बीच में 7 होता है, ये हमारा 7 है, 7। ठीक है, और इसके इधर क्या होता है, 6 और 7 होता है, और 7 के इधर होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा होता है। और 7 के आगे होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से हमारा स्केल होता है। और 7 से जब हम लोग पीछे बाएं ओर जाते हैं, ठीक है, जीरो की ओर जाते हैं, 7 से हम लोग जीरो की ओर जाते हैं, तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा इधर जाने के बाद बढ़ती है। और जब हम 7 से 14 की ओर जाते हैं, 14 की ओर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, OH बढ़ता है, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होता है, घटता है। और बीच में हमारा 7 उदासीन होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबल अम्ल। जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाएंगे ये हमारा प्रबल अम्ल बनते जाएगा, मतलब कि ज्यादा शक्तिशाली अम्ल बनते जाएगा। और जितना हम लोग इधर जाएंगे उतना ही ज्यादा शक्तिशाली क्षार बनते जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 7 है, और 7 से सबसे जीरो के नजदीक कौन है, जठर रस। ये जठर रस क्या है स्टूडेंट, ये हमारा पेट में पाया जाता है, जठर रस, जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। और HCl का पीएच वैल्यू 1.2 होता है। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो कि मानव शरीर के पेट में होता है, और इसको जठर रस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है, जीरो के सबसे नजदीक है, और जो सबसे नजदीक जीरो को होता है वो प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल हमारा है HCl, जठर रस। और दूसरा नंबर में सबसे प्रबल अम्ल है H2SO4। ठीक है, ये भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल है। उसके बाद हम आते हैं 2.2 नींबू का रस। तो नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.2 होता है। उसके बाद है मानव रक्त, जो हमारा शरीर में खून होता है। तो हमारा शरीर में खून होता है, उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और शुद्ध जल, शुद्ध जल किसको कहते हैं स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं फिल्टर वाटर। फिल्टर वाटर कौन सा होता है, सबसे शुद्ध जल, दुनिया में सबसे शुद्ध जल क्या होता है, वर्षा का जल होता है। राजस्थान में स्टोर करके छत पे एक बड़ा सा हौज बना करके स्टोर किया जाता है, और उस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध वाटर कौन सा होता है स्टूडेंट, वर्षा का जल होता है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, वर्षा जल सबसे शुद्ध हमारा क्या होता है, वर्षा का जल होता है। उसके बाद 7 से जब हम इधर जाते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है। और लवण, जो सबसे प्रबल लवण है, सबसे प्रबल लवण क्या है, NaOH। तो चलिए मैं इसी को बॉक्स में इस प्रकार से लिख दिया हूं। तो ये बॉक्स बहुत ज्यादा VVI है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। जठर रस का 1.2, नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, मानव रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, और वर्षा जल, जो वर्षा का जल होता है वो हमारे वातावरण में कुछ खराबियों की वजह से, जितने भी क्या होते हैं, गाड़ी मोटर व्हीकल चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गाड़ी, ठीक है। उसके बाद में कोयला का जलना,
ठीक है। तो इन सारे क्रियाकलापों के वजह से, हम लोगों के गलतियों के वजह से क्या होता है, वातावरण में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जहरीले गैसें होते हैं। और वह जहरीले गैसें जब वर्षा जल से मिलते हैं तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। और ये 7 से कम होने के बाद ये क्या हो जाता है, 5.6 पर आ जाता है। और जैसे ही 5.6 के नीचे आता है, 5.6 के जैसे ही नीचे आता है, ये हमारा अम्ल वर्षा कहलाता है। और अम्ल वर्षा क्या करता है कि हमारे जितने भी बिल्डिंग है, यहां तक कि ताजमहल को भी ये क्या करने लगा है, इफेक्ट करने लगा है। ताजमहल क्या है, व्हाइट कलर का है और उसमें पीलापन आने लगा है। तो ये अम्ल वर्षा के वजह से ही हो रहा है। मैं आगे पढ़ाता हूं। अब मेरा आगे है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दैनिक जीवन के बारे में क्या पीएच का महत्व है वो पढ़ रहे हैं। वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, जिससे जलीय जीवों पर संकट आ जाती है। अभी मैंने इसको बताया है। मुंह का पीएच मान, अगर हमारा मुंह का पीएच मान, हम जो भी भोजन करते हैं तो भोजन में हमारा अम्ल होता है और ज्यादा हम अम्ल वाला भोजन करेंगे तो हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, जिसे दंत क्षय कहते हैं। तो दांत का जो ऊपरी भाग है, दांत का ऊपरी भाग इनामेल के नाम से जाना जाता है। इनामेल, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दांत का सबसे ऊपरी भाग को इनामेल के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा नष्ट होना चालू हो जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को, मिट्टी को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। तो हम लोग खेत में जब फसल उगाते हैं तो उसको भी पीएच का एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है। हमारा पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। मधुमक्खी या नेटल के डंक से मेथेनोइक अम्ल निकलते हैं, जिसके काटने से दर्द व जलन का अनुभव होता है। आगे हम पढ़ेंगे लवण। लवण अम्लों एवं क्षारकों के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण करती है एवं हाइड्रोजन के अणु विस्थापित होकर हाइड्रोजन गैस अथवा जल का निर्माण करती है। तो आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि लवण किसको कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ में, तो धातु क्या करता है कि H+ आयन को क्या करता है, वहां से हटा देता है और उसके बाद में हमारा लवण बनाता है, प्लस में जल और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो मेरा देखिए, सबसे पहले लवण से रसायनों का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड महत्वपूर्ण लवण है। विरंजक चूर्ण, इसका भी हमारा दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लवण है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं, NaCl को। इसको क्या करते हैं, जलीय विलयन, तो जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्लस में क्लोरीन गैस बाहर निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया होता है। नोट में मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने उदाहरण लिया है NaOH। NaOH क्या है, NaOH जो है वो साबुन व कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हमारा NaOH का उपयोग हो गया। अब मेरा Cl2 बचा।
Cl2 का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग जल की शुद्धता का जांच करने के लिए और पीवीसी पाइपिंग में किया जाता है। और जो हमारा H2 बचा, वो H2 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब मेरा दूसरा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका सूत्र होता है। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में OH2। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराकर चूना का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो CaOH2 है, उसमें क्लोरीन गैस को हम प्रवाहित करवाएं और अभिक्रिया करने के बाद CaOCl2, तो CaOCl2 यही हमारा विरंजक चूर्ण है। तो हमसे अगर विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाएगा तो हम ये वाला लिखेंगे, और बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाएगा तो CaOH2 लिखेंगे इस प्रकार से। और H2O जल के अणु हमारा क्या होंगे, बाहर निष्कासित हो जाएंगे, जल के अणु प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। तो पीने के पानी को रोगाणुनाशक बनाने के लिए हम लोगों को क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आप लोगों के गांव में भी बांटा जाता होगा हर वर्ष, तो वही होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर आते हैं। उसके बाद है कागज फैक्ट्री में, कागज फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मेरा तीसरा नंबर में है स्टूडेंट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, खाने वाला सोडा। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट खाने वाला सोडा, ये हमारा खाने वाला सोडा होता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो यही लिखिएगा, और खाने वाला सोडा का भी सूत्र पूछेगा तो यही होता है। तो बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहते हैं। तो NaCl में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे और जल के उसमें डालेंगे, जल डालेंगे और NH3, ये सारे चीजों को एक साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा NH4Cl और NaHCO3, तो NaHCO3 जो प्राप्त हुआ है उसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, यही हमारा खाने वाला सोडा होता है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके उपयोग हो गए हैं। अब मेरा चौथा है धावन सोडा। तो धावन सोडा का मतलब क्या होता है, धोने वाला सोडा। तो कपड़ा धोने वाला सोडा को बोलते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे सूत्रों को जरूर याद कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, जल के साथ में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, ठोस रूप में एक पदार्थ हमको प्राप्त होगा जो धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। तो सर्फ जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ठोस रूप में हमारा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो वही हमारा धोवन सोडा होता है। धोवन सोडा का उपयोग जान लेते हैं, साबुन बनाने में, साबुन उद्योग में किया जाता है, कांच एवं कागज उद्योग में किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है, सोडियम यौगिक का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मेरा अंतिम और सबसे लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। जिप्सम को, जिप्सम किसको कहते हैं आगे मैं बताऊंगा। तो जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ये दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ये अलग अलग मात्रक होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो भाप के रूप में हमारा जल का अणु क्या होता है, उड़ जाता है, और उड़ जाने के बाद जिप्सम से जो हमारा बच जाता है, क्या बच जाता है, CaSO4 इंटू ½ H2O, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है और जल के अणु उड़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम हमारा CaSO4 इंटू 2H2O,
ये हमारा जिप्सम का सूत्र होता है और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो स्टूडेंट नोट में मैंने लिखा है कि इसे पुनः, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या करेंगे, जब फिर से हम उसमें जल मिलाएंगे, फिर से जल के साथ में अभिक्रिया करवा देंगे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, फिर से हमारा जिप्सम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पुनः जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O। अभिक्रिया करने के बाद CaSO4 और ये हाफ और हाफ ये हमारा जुड़ के हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1 छूट गया है, तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 1 3, 3/2 H2O हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग हमारा क्या क्या उपयोग है, तो उपयोग हमारा है स्टूडेंट, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोग करती है, जिसको हम लोग गरम पट्टी कहते हैं। तो डॉक्टर क्या कहती है कि जब हमारा हड्डी चोट लगने के वजह से टूट जाती है तो डॉक्टर इसी को प्लास्टर के रूप में उपयोग करती है, और ये क्या होता है, फिर से उसमें पानी डालने के बाद वो फिर से जिप्सम के फॉर्म प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, फिर से वो नरम हो जाता है और उसको खोलने में भी आसानी होता है। अगला है खिलौना तथा सजावट के सामान बनाने में। तो खिलौना तथा सजावट के सामान जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पुट्टी करवाना, तो हम लोग इसको समझने के लिए लिख देते हैं पुट्टी करवाना। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को इस तरह से याद रहेगा थोड़ा। तो ये हमारे सारे उपयोग थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में पूरे नोट्स को तैयार करके आप लोगों के लिए तैयार करके दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।